हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में। इससे पहले हमने कुछ वीडियो के बारे में निषेचन से पूर्व घटनाओं के बारे में पढ़ा था और आज हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मादा एवं नर जननांग की संरचनाएं किस प्रकार की होती हैं। ये निषेचन पूर्व घटनाएं सारी पढ़ी थी और उसमें आपने देखा था कि नर होता है, उस नर जननांग के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। यानी नर जननांग होगा, उस नर जननांग के रूप में आपने देखा था कि सबसे पहले कौन सी संरचना उपस्थित होती है, पुमंग। और पुमंग होती है उसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। और पुंकेसर के अंदर क्या होते हैं, परागकोश। और परागकोश होगा उस पुमंग के अंदर। आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना पुंकेसर, और पुंकेसर होंगे उसकी जो है शीर्ष संरचना होगी जिसे हम क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। और परागकोश होगा, उस परागकोश के भीतर की जो बीजाणुजन ऊतक है, उस बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं होगी वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से इनकी कोशिकाएं होगी वो किस रूप में काम करेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करती हैं। ये 2n कोशिकाएं होती हैं। और इसी प्रकार से जो मादा जननांग है उसमें भी हमने पढ़ा था कि मादा जननांग के रूप में कार्य करता है। वो कौन करता है, तो स्त्री केसर या अंडक कार्य करता है। स्त्री केसर या अंडक होता है, इसमें हमने देखा था कि स्त्री केसर या अंडक के अंदर बीजांड उपस्थित होता है। यानी इसके अंदर अंडाशय और अंडाशय के अंदर का भाग होता है, उससे अंडाशय के अंदर किसका परिवर्तन होता है, बीजांड का परिवर्तन होता है। और इस बीजांड होते हैं, उन बीजांडों के अंदर की जो बीजांड काय की कोशिकाएं, ये आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार से मेगास्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो बीजांड काय की कोशिका होगी वो किस रूप में काम करेगी, मेगास्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करती हैं। ये भी कोशिकाएं किस प्रकार की होगी, 2n कोशिकाएं होती हैं। अब उसके बाद में इन दोनों कोशिकाओं के अंदर हमने कौन सा विभाजन पढ़ा था, अर्धसूत्री विभाजन। यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। और अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होने के फलस्वरूप आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार से जो है वो 4 लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनेंगे। इसी प्रकार से यहाँ 4 बनेंगे वो मेगास्पोर बनेंगे, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से 4 गुरु बीजाणु और 4 लघु बीजाणु बनते हैं। इसमें से आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ चारों में से 3 जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोर डी जनरेट हो जाएंगे। 3 मेगास्पोर कैसे हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से डी जनरेट हो जाते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से डी जनरेट हो जाते हैं। केवल एक रहता है, वो किस रूप में रहता है, फंक्शनल मेगास्पोर के रूप में कार्य करता है, कार्यशील मेगास्पोर के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से केवल एक मेगास्पोर होगा, वो किस रूप में काम करेगा, क्रियाशील मेगास्पोर के रूप में कार्य करता है। और ये चारों जो लघु बीजाणु वो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, टेट्राड के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और आपस में जुड़े हुए रहते हैं। वो केलोज प्रोटीन से जुड़े हुए रहते हैं। अब इनके बाद में टेपिटम के द्वारा स्त्रावित कैलेज एंजाइम की सहायता से ये कैलोज बंधन से मुक्त हो जाते हैं और कैलोज बंधन से मुक्त होने के फलस्वरूप ये पोलन ग्रेन का निर्माण करेंगे, पराग कण का निर्माण करेंगे। यानी पोलन ग्रेन या क्या किसका निर्माण हो जाएगा, पराग कण का निर्माण हो जाता है। यहाँ आप ध्यान देंगे तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है उस फंक्शनल मेगास्पोर में लगातार 3 समसूत्री विभाजन होंगे और जिसके फलस्वरूप एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये पोलन ग्रेन बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, एम्ब्रियो सैक। इसमें से पोलन ग्रेन है वो आप ध्यान देंगे तो मेल गेमेटोफाइट के रूप में कार्य करते हैं। ये किस रूप में काम करेंगे, मेल गेमेटोफाइट के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से जो एम्ब्रियो सैक है ये फीमेल गेमेटोफाइट के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से फीमेल गेमेटोफाइट और दूसरा कौन सी संरचना बन जाएगी, मेल गेमेटोफाइट बन जाती है। अब उसके बाद में पोलन ग्रेन को कहाँ तक पहुँचना है, एम्ब्रियो सैक तक पहुँचना है और वर्तिकाग्र तक पहुँचना है। तो इस प्रकार से पोलन ग्रेन होंगे वो परागकोश से मुक्त होकर के और कहाँ तक पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। और वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं, यहाँ परागण कहेंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, परागण या पोलिनेशन कहेंगे। परागण या पोलिनेशन होगा वह 2 प्रकार से हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। कौन कौन से 2 प्रकार है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है सेल्फ पोलिनेशन या स्व परागण, सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरा हमें ध्यान रखना है क्रॉस पोलिनेशन या जिसे हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं।
तो इस प्रकार से पोलिनेशन दो प्रकार का होगा, एक सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा कौन सा होगा, क्रॉस पोलिनेशन होता है। इसमें भी आप ध्यान देंगे तो सेल्फ पोलिनेशन होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं, तो इसमें आप एक तो ध्यान देंगे ऑटोगेमी, यानी जब परागकण है वो अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोगेमी कहेंगे। और दूसरा आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है जिंटोनोगेमी। कौन सा होगा, जिंटोनोगेमी या सजात पुष्पी परागण। और सजात पुष्पी परागण होता है उसके अंदर आप क्या ध्यान देंगे, उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र जब परागकण स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। तो ये दो प्रकार का होगा। और उसके बाद में हमने देखा था क्रॉस पोलिनेशन के बारे में। और क्रॉस पोलिनेशन होता है ये विभिन्न प्रकार की एजेंसीज के माध्यम से होता है। और एजेंसीज होती हैं, उस एजेंसी में आप ध्यान देंगे तो आप बायोटिक और अबायोटिक दोनों प्रकार की हो सकती है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, या कीट हो सकते हैं, या चमगादड़ या पक्षी इत्यादि हो सकते हैं। तो ये सारी एजेंसीज हमने पढ़ी हैं। तो ये सारी प्रक्रिया हैं वो आप ध्यान देंगे तो निषेचन से पूर्व की घटना है। ये सारी निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में कौन कौन सी घटनाएं आपको ध्यान रखनी है, यानी इसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और परागण की क्रिया होती है, पोलिनेशन की क्रिया होती है। ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाएगी, निषेचन पूर्व प्रक्रियाएं कहलाती हैं। अब उसके बाद में परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उसके बाद में परागकण के अंदर एक समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप नर युग्मक का निर्माण होगा, यानी मेल गैमेट का निर्माण होगा। और दो नर युग्मक बनेंगे जनन कोशिका से। परागकण के अंदर विभाजन होने के फलस्वरूप दो कोशिका बनती है, एक जनक कोशिका और दूसरी बनती है वो बनती काई कोशिका। और जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप दो नर युग्मक बनते हैं। इसी प्रकार से एम्ब्रियो सैक के अंदर कुल 7 कोशिकीय संरचना होती है, जिसमें दो ऊपर की ओर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स, जो निभागीय सिरे की ओर होती है, दो बीजांड द्वारीय सिरे की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं। और बीजांड द्वारीय ऊपर की ओर जो निभागीय सिरे की ओर 3 कोशिकाएं जिसे हम एंटीपोडल सेल्स कहेंगे, बीजांड द्वारीय सिरे की ओर 3 कोशिकाएं होगी जिसे हम अंड समुच्चय कहेंगे। और अंड समुच्चय के अंदर एक कोशिका होगी जिसे हम क्या कहेंगे, अंड कोशिका। ये अंड कोशिका होती हैं, ये अंड कोशिका मादा युग्मक के रूप में कार्य करेगी। तो इस प्रकार से मादा युग्मक और कौन से युग्मक बन जाएंगे, नर युग्मक। इस मादा युग्मक और नर युग्मक के संलयन की प्रक्रिया होती है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, संलयन हो जाएगा। और इस संलयन की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। तो इस प्रकार से संलयन की प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या कहेंगे, निषेचन कहा जाता है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि नर युग्मक एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निषेचन कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से निषेचन से पहले की प्रक्रियाएं जो हम सारी पढ़ चुके हैं, यहाँ आज हम पढ़ेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, उनके संलयन के फलस्वरूप जो द्विगुणी संतति बनेगी उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निषेचन कहा जाता है। तो उस बारे में पढ़ेंगे कि निषेचन किसे कहते हैं और कितने प्रकार का किस प्रकार से होता है। तो अगला ध्यान दें, निषेचन यहाँ तक का हम पढ़ चुके हैं पहले। अब ध्यान दें निषेचन के बारे में, किसे कहेंगे, निषेचन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना, निषेचन किसे कहेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया। नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं, संलयित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। और आप ध्यान दें, आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की खोज है, आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की खोज, आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की खोज, निषेचन का सर्वप्रथम अध्ययन या खोज है वह स्टार्चबर्गर ने किया था। सर्वप्रथम अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया, तो आप क्या ध्यान देंगे, सर्वप्रथम अध्ययन है वह स्टार्चबर्गर द्वारा किया गया था। ये हमें ध्यान रखना है, किसके द्वारा किया गया, स्टार्चबर्गर द्वारा 1884 में 1884 में किया गया था। और इन्होंने जो कार्य किया था वो आपको ध्यान रखना, लीलियम के पादप पर कार्य करते हुए किया था। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, आवर्तबीजी पादपों में जो निषेचन है उस निषेचन का सर्वप्रथम अध्ययन किया था वह स्टार्चबर्गर ने किया था। और कौन से पादप पर कार्य करते हुए, लीलियम के पादप पर कार्य करते हुए इन्होंने जो है वो निषेचन के बारे में अध्ययन किया था, ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दें, आवर्तबीजी पादपों के अंदर निषेचन होता है वह नाल युग्मी प्रकार का होता है।
आवर्तबीजी पादपों में निषेचन होता है, वह निषेचन आप ध्यान देंगे तो नाल युग्मी प्रकार का होता है, साइफेनोगेमस प्रकार का होता है, नाल युग्मकी होता है। यानी इसमें नर युग्मक होंगे, वह एक नलिका के माध्यम से मादा युग्मक तक पहुँचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइफोनोगेमी कहा जाता है। तो इस प्रकार से साइफोनोगेमी किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे जब नर युग्मक होता है वो एक नलिका के माध्यम से मादा युग्मक तक पहुंचेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, नाल युग्मी प्रकार का। तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, वह किस प्रकार की होती है, नाल युग्मी प्रकार की होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, आवर्तबीजी पादपों में निषेचन किस प्रकार से होता है। अब उसके बाद में निषेचन होता है, उसके विभिन्न चरण होंगे, उस बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं उनका संलयन होगा। उससे पहले देखें कि भ्रूणकोश होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो उसमें देखेंगे कि भ्रूणकोश होता है, उसमें जो बीजांड द्वारीय सिरा होता है उसकी और 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसमें एक अंड कोशिका एवं 2 सहायक कोशिकाएं। इसी प्रकार से निभागीय सिरे की ओर 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से द्वितीय केंद्र का निर्माण होता है। ये इस प्रकार से एक सामान्य संरचना होती है, वो आपको ध्यान रखना भ्रूणकोश की होती हैं। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश और भ्रूणकोश के अंदर घिरा हुआ रहता है और बीजांड के अंदर घिरा हुआ उपस्थित रहता है। और भ्रूणकोश होता है वह आप परिबंध रहता है, वह परिबंध किसके अंदर रहता है, तो आप क्या ध्यान देंगे, तो ये भ्रूणकोश होता है वह बीजांड जो होता है उस बीजांड में परिबद्ध रहता है और बीजांड होता है वह अंडाशय के भीतर लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार की आप संरचना ध्यान देंगे कि ये इस प्रकार से जो वर्तिकाग्र है और वर्तिकाग्र के बाद में ये भाग है, ये अंडाशय है और फूला हुआ भाग होता है वह अंडाशय है और अंडाशय के अंदर ही क्या उपस्थित होते हैं, तो आप ध्यान देंगे ये भ्रूणकोश उपस्थित होता है। और भ्रूणकोश में इस प्रकार से संरचना उपस्थित होती है। जैसे ही आप ध्यान देंगे तो जो परागकण है वो परागण की क्रिया के माध्यम से कहाँ पर पहुँचता है, तो आप ध्यान देंगे वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, यानी वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा और वर्तिकाग्र पहुँचने के बाद में इसमें क्या होगा, अंकुरण होगा। ये हमें ध्यान रखना है, परागकण। और ये परागकण पहुंचता है, उसके बाद में इससे पराग नलिका का निर्माण होगा। तो आप ध्यान देंगे आवर्तबीजी पादपों में निषेचन निम्न चरणों में होता है। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन निम्न चरणों में होता है। तो इसके कौन कौन से चरण है, उस चरणों के बारे में हम ध्यान देंगे। निम्न चरणों में होता है। सबसे पहला चरण क्या होगा, तो आप ध्यान देंगे जैसे ही परागकण आता है तो पराग और स्त्री के सर पारस्परिक क्रिया होती है, यानी परागकणों एवं जो वर्तिकाग्र है उस वर्तिकाग्र के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है, जिसके कारण से निषेच्य वर्तिकाग्र होती है। उस निषेच्य वर्तिकाग्र एवं निषेच्य परागकण होती है, उसकी पहचान होती है। और पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया के बाद में परागकण का अंकुरण होगा। तो इस प्रकार से पहला चरण हो जाएगा परागकण का अंकुरण। और परागकण का अंकुरण होने के फलस्वरूप पराग नलिका का निर्माण होगा। परागकणों का अंकुरण एवं परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण होगा। तो पहला चरण होगा पराग नलिका का निर्माण होगा, पहला चरण। और सेकंड चरण होगा जिसके अंदर पराग नलिका बन जाने के बाद में पराग नलिका होगी वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगी, यानी पराग नलिका की वृद्धि होगी। तो सेकंड आप क्या ध्यान देंगे, पराग नलिका की वृद्धि। तो सेकंड चरण होगा पराग नलिका की वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, ये हमें ध्यान रखना है। अब वृद्धि होने के बाद में ये वर्तिका में आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ने के फलस्वरूप यह कहाँ तक चली जाती हैं, तो आप ध्यान देंगे तो वृद्धि करते हुए यह बीजांड तक चली जाती हैं। तो इस प्रकार से पराग नलिका वृद्धि करेगी और कहाँ तक पहुँच जाती है, बीजांड तक। तो पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करेगी, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अगला चरण क्या होगा, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और बीजांड में प्रवेश करने के बाद में पराग नलिका होगी वह विभिन्न प्रकार के भागों की सहायता से
बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी और बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद में पराग नलिका है वह भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी। तो पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, भ्रूणकोश में प्रवेश, तो पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और अगला जो भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद में आप ध्यान देंगे तो युग्मकों का क्या होगा, संलयन होगा, यानी भ्रूणकोश में युग्मकों का संलयन, भ्रूणकोश में युग्मकों का संलयन होगा, युग्मक आपस में जुड़ेंगे। तो भ्रूणकोश में युग्मकों का संलयन होगा, युग्मक आपस में जुड़ेंगे और युग्मक संलयन में दो प्रक्रियाएं मुख्य रूप से होगी। एक तो आप कहते हैं सत्य निषेचन और सत्य निषेचन के बाद में दूसरी प्रक्रिया होती है जिसे त्रिक संलयन कहते हैं और इन दोनों को समग्र रूप से द्विनिषेचन कहेंगे। तो इस प्रकार से 5 चरण होते हैं। इन 5 चरणों की सहायता से आप ध्यान देंगे तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो है वो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है वह निम्न 5 चरणों के माध्यम से होती हैं। अब ध्यान दें, सबसे पहला चरण हमें ध्यान रखना है कौन सा, परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण, पराग नलिका का निर्माण, पराग नलिका का निर्माण, ये पहला चरण होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। और उसमें ध्यान देंगे तो किस प्रकार से पराग नलिका का निर्माण होगा, यानी ये वर्तिका है और वर्तिका के शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहेंगे। वर्तिकाग्र पर बहुत सारे परागकण आकर के गिरते हैं, यानी वर्तिकाग्र होगी उस पर बहुत सारे परागकण आकर के गिरते हैं। पर आप ध्यान देंगे वही परागकण होते हैं वो अंकुरित हो पाते हैं जो निषेचन योग्य होते हैं, यानी निषेच्य होते हैं। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया होगी और जिसके फलस्वरूप आप ध्यान देंगे तो निषेच्य जो निषेच्य वर्तिकाग्र एवं निषेच्य परागकण होते हैं उनकी पहचान होती है। तो ये इस प्रकार से परागण की क्रिया के माध्यम से परागकण होता है वह किस पर पहुंचता है, तो आप ध्यान देंगे परागकण होता है वह परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ये वर्तिकाग्र है और वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचने के बाद में इसके अंदर क्या होगा, अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो आप ध्यान देंगे कि पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया होगी और पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप निषेच्य परागकण की पहचान की जाती है। वैसे तो एक ही पादप पर बहुत सारे परागकण आकर के गिरते हैं पर सभी परागकण होते वे अंकुरित नहीं हो पाते हैं। उसका कारण क्योंकि वे कॉम्पेटेबल नहीं होते हैं, निषेच्य नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया होगी, पराग स्त्री के साथ पारस्परिक क्रिया होगी और पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप आप ध्यान देंगे निषेच्य परागकणों की पहचान होती है, कॉम्पेटेबल परागकण की पहचान होती है, परागकण की पहचान होगी, ये हमें ध्यान रखना है। और निषेच्य परागकण की पहचान के बाद में जैसे ही पहचान होगी तो पहचान होने के बाद में जल एवं अन्य पोषक पदार्थ होंगे वह वर्तिकाग्र के द्वारा इनको प्रदान किए जाएंगे। यानी पहचान के बाद में आप ध्यान देंगे तो इसके पश्चात में क्या होगा, वर्तिकाग्र होगी वह जल एवं अन्य पोषक तत्व, जल एवं अन्य पोषक तत्व, और अन्य पोषक तत्व होते हैं उसमें कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, वसा हो सकती है या शर्करा होती है, इसके अतिरिक्त रेजिन होता है, ये सारे पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ परागकण को प्रोवाइड किए जाते हैं। जब परागकण कैसा होगा, निषेच्य होगा, यानी पहचान हो जाएगी तो केमिकल इंट्रैक्शंस हो जाएगा तो उसके बाद में ये वर्तिकाग्र होगी। वर्तिकाग्र जल एवं अन्य पोषक तत्व होते हैं जैसे वसा है, शर्करा है, रेजिन है इत्यादि को परागकण को प्रदान करती हैं और यह अवशोषित करके परागकण का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, परागकण की आकार में वृद्धि हो जाएगी। और आकार में वृद्धि होने के बाद में ध्यान दें, आकार में वृद्धि होने के बाद में आप ध्यान देंगे इसमें अंतःचोल होती है वो बाहर की ओर निकलेगी। इन अंतःचोल होती है वो एक अतिवृद्धि के रूप में क्या होगी, बाहर की ओर, अतिवृद्धि के रूप में बाहर निकलेगी। अंतःचोल अतिवृद्धि के रूप में बाहर निकलती हैं, अतिवृद्धि के रूप में क्या निकलेगी, बाहर निकलती हैं और किस में प्रवेश करेगी, वर्तिकाग्र में प्रवेश करती हैं। और इस अतिवृद्धि को हम क्या कहते हैं, पराग नलिका, पहले जनन नलिका कहेंगे बाद में से हम क्या कहेंगे, पराग नलिका कहा जाता है, पोलन ट्यूब कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे कि जो जनन छिद्र होते हैं उन जनन छिद्रों से ध्यान दें। इस प्रकार से आपने देखा था कि आवर्तबीजी पादपों में सामान्यतः
जो है वो आपको ध्यान रखना, द्विबीजपत्री के अंदर 3 और एक बीजपत्री के अंदर 1 जनन छिद्र होता है। इस प्रकार से यहाँ से क्या होगा, एक अतिवर्धी बाहर की ओर निकलती है जनन छिद्र से, यानी जनन छिद्र से क्या निकलती है, अतिवर्धी, और जनन छिद्र से अतिवर्धी निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, पराग नलिका कहा जाता है। और पराग नलिका जो होती है ये द्विकोशी की अवस्था में है, कई बार 3 कोशी की अवस्था में, 3 केंद्र की अवस्था में भी होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और अंतःचोल होगी अतिवर्धी के रूप में बाहर निकलेगी और जिसे हम क्या कहेंगे, पराग नलिका कहा जाता है। सामान्यतः आप ध्यान देंगे तो आप आवर्तबीजी पादपों के अंदर एक परागकण से एक ही पराग नलिका का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक नलिकीय परागकण कहते हैं। एक परागकण से यदि एक परागकण से एक पराग नलिका निकलती हैं, एक पराग नलिका निकलती हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक नलिकीय परागकण कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक नलिकीय परागकण किसे कहेंगे, जब परागकण से एक ही, आप ध्यान देंगे, पराग नलिका का निर्माण होता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है, पर कुछ पादपों में आप ध्यान देंगे, कुछ पादपों में एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलती हैं, कुछ पादपों में एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलती हैं। एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलेगी तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी, एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुनलिकीय परागकण कहा जाता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के परागकणों में नलिकाएं निकल सकती हैं। एक तो संख्या में कितने निकलेंगे, केवल 1, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक नलिकीय। और अगर संख्या में अधिक पराग नलिकाएं निकलती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुनलिकीय कहा जाता है। ऐसा किसमें देखा जाता है, तो आप देख सकते हैं कुकुरबिटा में इस प्रकार का देखा जाता है, यानी कुकुरबिटेसी कुल है, उस कुकुरबिटेसी कुल के अंदर इस प्रकार का देखा जाता है। और आप ध्यान देंगे एवं मालवेसी कुल के सदस्यों में भी ऐसा देखा जाता है। तो कुकुरबिटेसी एवं मालवेसी कुल के सदस्य, उन कुल के सदस्यों में इस प्रकार का देखा जाता है, कुल के सदस्यों में इस प्रकार का देखा जाता है जिसमें पराग नलिकाएं होती हैं, उनकी संख्या अधिक होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है। आप देखेंगे मालवा नेग्लेटा और नेग्लेक्टा के अंदर आप देखेंगे तो 14 पराग नलिकाएं निकलती हैं। मालवा नेग्लेटा के अंदर कितनी पराग नलिकाएं निकलती हैं, 14 पराग नलिकाएं निकलती हैं। तो इस प्रकार से पराग नलिकाओं की सामान्यतः संख्या कितनी होती है, और एक और कुछ पादपों के अंदर एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलती हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति होगी, उसे हम क्या कहेंगे, एक से अधिक पराग नलिकाएं निकलेगी और इस प्रकार की परिस्थिति होगी, उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, बहुनलिकीय परागकण कहा जाता है। और ऐसा किसमें देखा जाता है, तो मालवा नेग्लेटा के अंदर 14 पराग नलिकाएं निकलती हैं। तो ये इस प्रकार से हम ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है, पराग नलिकाएं होती हैं, उनका निर्माण होता है। परंतु आप ध्यान देंगे कि अंतिम रूप से केवल एक ही पराग नलिका क्रियाशील रहती है, सक्रिय रहती है, बाकी वाली पराग नलिकाएं डीजनरेट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, अपहर्षित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अंतिम रूप से तो केवल कितनी पराग नलिकाएं सक्रिय रहेगी, केवल एक ही पराग नलिका सक्रिय रहती है, बाकी वाली पराग नलिकाएं क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती हैं। अब उसके बाद में जब ये परागकण का अंकुरण हो जाता है, यानी परागण की क्रिया के माध्यम से परागकण जैसे ही वर्तिका अगर पहुंचना उस समय से लेकर के और पराग नलिका के निर्माण तक का समय काल होता है, उसे हम अंकुरण काल कहते हैं। और ये अंकुरण काल होता है, ये भी आप ध्यान देंगे तो भिन्न भिन्न पादपों में अलग अलग होता है। यानी अंकुरण काल का समय होगा वह अलग अलग होता है, जैसे मक्का में 5 मिनट का होता है, कुछ पादपों में अधिक समय होगा, कुछ पादपों में कम समय होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे तो इनमें अंकुरण काल होता है, वह अलग अलग समय होता है। और आप ध्यान देंगे तो ये पराग नलिका होती है, उसकी लंबाई भी होती है, वह आवर्तबीजी पादपों में वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करेगी। और आप देखेंगे कि मक्का के अंदर सबसे अधिक लंबी होती हैं, और मक्का में जो पराग नलिका होती है, मक्का में पराग नलिका की लंबाई आप देखेंगे, पराग नलिका की लंबाई होती हैं, वह पराग नलिका की लंबाई लगभग आप ध्यान देंगे तो 45 सेंटीमीटर होती हैं, यानी 45 सेंटीमीटर होती हैं, यहाँ से मिलीमीटर में लेके तो 450 मिलीमीटर होती हैं। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान देंगे सबसे अधिक पराग नलिका किसमें देखी जाती है, मक्का में, और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो आप देखेंगे 45 सेंटीमीटर होती है, 45 सेंटीमीटर लंबाई होती है। तो ये सबसे पहला चरण हमारा कंप्लीट होता है, किसके बारे में, परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। एक बार वापस से देख लीजिए कि पराग स्त्री के सर पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप नीचे से परागकण की पहचान होती है। उसके पश्चात में वर्तिकाग्र के द्वारा जल एवं अन्य पोषक तत्व जैसे वसा, शर्करा, रेजिन इत्यादि परागकणों को प्रदान किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप परागकण के आकार में वृद्धि होती है। एवं आप ध्यान देंगे तो परागकण का अंतःचोल होता है, वह जनन छिद्र के माध्यम से एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। यह पराग नलिका वर्तिकाग्र में
से होते हुए वर्तिका की ओर आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये आप ध्यान देंगे। सामान्यतः आप ध्यान देंगे तो एक परागकण से एक ही पराग नलिका का निर्माण होता है, उसे हम एक नलिकीय परागकण कहेंगे। कुछ पादपों के अंदर एक से अधिक पराग नलिकाओं का निर्माण होता है, उसे हम बहुनलिकीय परागकण कहा जाता है। कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के सदस्यों के अंदर आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है एक से अधिक पराग नलिकाओं का निर्माण, परंतु अंतिम रूप से केवल एक पराग नलिका ही सक्रिय रहती है, बाकी वाली डिजनरेट हो जाती हैं। मक्का के अंदर पराग नलिका की लंबाई आप ध्यान देंगे तो कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। वैसे पराग नलिका की लंबाई होती है वो वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती हैं। अब उसके बाद में जैसे ही परागकण है उस परागकण से पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा, तो पराग नलिका का निर्माण होने के बाद में ये दोनों केंद्रक यानी जनन केंद्रक और काई केंद्रक दोनों केंद्रक है वो किस में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आप ध्यान देंगे तो जनन केंद्रक और काई केंद्रक दोनों, ये काई केंद्रक है और दूसरा केंद्रक है वो कौन सा है, जनन केंद्रक। ये दोनों केंद्रक है वो किस में आ जाएंगे, पराग नलिका के अंदर आ जाते हैं। यानी जनन केंद्रक और काई केंद्रक दोनों किस में आ जाएंगे, पराग नलिका। अगर यहाँ जनन केंद्रक है उस जनन केंद्रक के अंदर पहले विभाजन नहीं हुआ तो यहाँ विभाजन होगा और किसका निर्माण होगा, नर युग्मकों का निर्माण होगा, यानी समसूत्र विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। और एक आगे की ओर उपस्थित है वो कौन सा केंद्रक है, काई कोशिका केंद्रक है। तो इस प्रकार से काई कोशिका हो गई और ये जनन कोशिका हो गई, ये दोनों कोशिकाएं किस में आ जाएगी, पराग नलिका के अंदर आ जाती हैं। तो ये प्रक्रिया होती है वह पहले चरण के अंदर होती है परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का निर्माण। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरे चरण के बारे में, और सेकंड चरण है वो हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है पराग नलिका की वृद्धि, ग्रोथ किस प्रकार से होती है। तो सेकंड ध्यान दें, पराग नलिका की वृद्धि। दूसरा चरण हो जाएगा वो कौन सा, ध्यान रखना है पराग नलिका की वृद्धि। और आप ध्यान देंगे तो पराग नलिका की जो वृद्धि होती है वह वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती हैं। यानी पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका की वृद्धि, नलिका की वृद्धि वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती हैं, वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती हैं। यानी पराग नलिका होगी वो किस प्रकार से वृद्धि करेगी, वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और उसमें आप देखेंगे कि वर्तिका की जो आंतरिक संरचना होती है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है, बंद हो सकती है या अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। उसमें आप ध्यान देंगे तो अधिकांश पादपों में वर्तिका होती है और वह आप ध्यान देंगे ठोस या बंद होती हैं। कैसी होती हैं, ठोस या बंद होती हैं। यानी इस प्रकार से आप देखेंगे कि अधिकांश पादपों में कैसी होगी, ठोस या बंद होती हैं। यानी आप देखते हैं कि ये पराग नलिका है और उस पराग नलिका कैसी होगी, ठोस होती है, बंद होती है। तो इस प्रकार से, और अंदर की ओर ट्रांसमिटिंग टिश्यू भरा हुआ रहता है। उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू से बंद होती हैं, भरी हुई रहती हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू से भरी हुई रहती हैं। अब उसके बाद में ध्यान दें तो ये इस प्रकार से भरी हुई रहती है। तो इस प्रकार के पादपों के अंदर क्या होगा कि जैसे पराग नलिका का निर्माण हुआ, ये पराग नलिका धीरे धीरे क्या करेगी, अंदर की ओर बढ़ेगी, तो ये पेक्टिनेज एंजाइम का स्त्रावण करेगी। यानी कौन सा एंजाइम स्त्रावित करेगी, ये आप ध्यान देंगे काई केंद्रक, ये दोनों जनन केंद्रक उपस्थित है और ये यहाँ शीर्ष भाग में इसमें पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है और पेक्टिनेज एंजाइम का स्त्रावण करेगी। और पेक्टिनेज एंजाइम होगा, उस पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से इनकी मध्य की भित्ति नष्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पराग नलिका धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ती हैं। तो इस प्रकार से अब द्रवस्थितिक दाब का मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि देखो जैसे ही पराग नलिका है उसका निर्माण हो जाएगा, तो पराग नलिका का निर्माण होने के बाद में पराग नलिका की अंतर वस्तुएं हैं, यानी इसके अंदर अंतर वस्तुएं उपस्थित हैं। वे अंतर वस्तुएं सारी किसमें आ जाएगी, केंद्रक है उसमें, ये काई केंद्रक हो गया और ये दोनों नर युग्मक हो गए, ये पराग नलिका में आ जाते हैं। ये काई कोशिका हो गई और ये आप ध्यान देंगे दोनों नर युग्मक। उसके बाद में आप ध्यान देंगे तो इसमें जो अंतर वस्तुएं हैं, कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है या आरएनए, वो सारा किसमें आ जाता है, इस पराग नलिका में आ जाता है। और आने के बाद में पराग नलिका के ऊपर क्या बन जाता है, कैलोज फलक का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण से ये पदार्थ है वो आगे की ओर, जिससे द्रवस्थितिक दाब का मान भी बढ़ा हुआ रहता है।
और जब पराग नलिका अगर लंबी है तो नियंत्रित अंतराल पर, एक नियमित अंतराल पर क्या उपस्थित होते हैं, बहुत सारे कैलोज प्लग का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से कैलोज प्लग बन जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये दोनों युग्मक हैं, ये कौन से युग्मक है, नर युग्मक है और ये युग्मक है। ये आप ध्यान देंगे तो कौन सी कोशिका है, काई कोशिका है। और इसी काई कोशिका को हम क्या कहते हैं, नलिका कोशिका या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। तो इस प्रकार से ट्यूब न्यूक्लियस उपस्थित है, नलिका के अंदर को उपस्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर खाली हो जाती है, रिक्त, आप ध्यान देंगे पराग नलिका का भाग होता है, तो पराग नलिका रिक्त हो जाती है यहाँ से, ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये पराग नलिका आगे बढ़ेगी। तो पराग नलिका होगी वह अधिकांश पात्रों में जैसे वर्तिका ठोस होती है, तो ठोस होती है उनमें क्या करेगी, ये पेक्टिनेज एंजाइम का स्त्रावण करेगी और पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, अधिकांश पात्रों के अंदर किस प्रकार की होती है, ठोस होती हैं। और ठोस होने के कारण से वर्तिकाग्र एवं वर्तिका की ओर गति करेगी, वो किसके माध्यम से, पेक्टिनेज एंजाइम के माध्यम से करती हैं। दूसरी बात ध्यान देंगे तो आप ध्यान देंगे कि इसके अंदर कुछ पात्रों के अंदर ये खोखली होती है, गुहा उपस्थित होती है। इन कुछ पात्रों में आप देखेंगे तो पराग नलिका की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें इस प्रकार की आंतरिक संरचना होगी। इस प्रकार की आंतरिक संरचना, यानी बीच में खोखली गुहा उपस्थित होती हैं, खोखली गुहा उपस्थित होती हैं, जिसे हम कहते हैं खुली प्रकार की पराग नलिका। खोखली गुहा उपस्थित होगी, खुली पराग नलिका होती है, इसके अंदर खोखली गुहा उपस्थित होती है और इसे खुली प्रकार की। और इसके पार्श्व की भित्ति की कोशिका हैं, उन पार्श्व की भित्ति की कोशिका द्वारा श्लेष्मिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। यानी यहाँ पर किसका स्त्रावण किया जाएगा, श्लेष्मिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है। ये श्लेष्मिक पदार्थ का स्त्रावण करेगी और श्लेष्मिक पदार्थ होता है, यह श्लेष्मिक पदार्थ इसमें भरा हुआ रहता है जो पराग नलिका की वृद्धि को प्रेरित करते हैं। यानी इसके माध्यम से पराग नलिका होगी वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि पराग नलिका होगी वो आगे की ओर बढ़ेगी, इस प्रकार से वह इस खोखली गुहा के माध्यम से आगे की ओर बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये आप ध्यान देंगे तो इन पात्रों के अंदर क्या होता है, तो ये आप ध्यान देंगे वो खोखली होती है और खोखली गुहा के रूप में जिसमें श्लेष्मिक पदार्थ का स्त्रावण इनकी परिधीय कोशिकाओं के द्वारा किया जाएगा और जिसके फलस्वरूप इन श्लेष्मिक पदार्थों की सहायता से पराग नलिका आगे की ओर बढ़ती है। ऐसा किसमें देखा जाता है, तो ऐसा ध्यान रख सकते हैं लीलियम के पादप में इस प्रकार का देखा जाता है, लीलियम के पादप में और राई बीज के अंदर इस प्रकार का देखा जाता है। तो लीलियम एवं राई बीज के अंदर आप ध्यान देंगे तो वर्तिका होती है वो कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। इनके पार्श्व की भित्ति की जो कोशिकाएं होती हैं उन परिधीय कोशिकाओं के द्वारा श्लेष्मिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाएगा और ये श्लेष्मिक पदार्थ होता है वो पराग नलिका को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और आप ध्यान देंगे तो कुछ पात्रों के अंदर जो है वो ढीले ट्रांसमिटिंग टिश्यूज होते हैं, यानी इसके अंदर जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू होते हैं वह आप ध्यान देंगे ट्रांसमिटिंग टिश्यू होते हैं, वह ट्रांसमिटिंग टिश्यू ढीले रूप से उपस्थित होते हैं। और ढीले रूप से ट्रांसमिटिंग टिश्यू उपस्थित होने के कारण से इनके मध्य जो अंतरकोशी के अवकाश होते हैं उन अंतरकोशी के अवकाशों के माध्यम से पराग नलिका होती है वह अंदर की ओर वृद्धि करती हैं। यानी इसके अंदर आप ध्यान देंगे तो पराग नलिका की वृद्धि होगी वह किसके माध्यम से होती है, तो इनमें जो ढीले उत्तक होते हैं उनके माध्यम से होगी। यानी आप ध्यान देंगे तो पिटूनिया के अंदर इस प्रकार का देखा जाता है, यानी उसके अंदर पराग नलिका होगी वह अंतरकोशी के अवकाशों के माध्यम से अंदर की ओर वृद्धि करती हैं। तो इसके अंदर पराग नलिका होगी वो किस प्रकार से वृद्धि करती हैं, तो आप ध्यान देंगे ओइनोथेरा एवं दूसरा आप ध्यान देंगे पिटूनिया। ओइनोथेरा एवं पिटूनिया के अंदर आप देखेंगे तो इनके अंदर पराग नलिका की वृद्धि होती है वह इनमें उपस्थित ढीले रूप से ट्रांसमिटिंग टिश्यू होता है, उस टिश्यू की कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशीय के अवकाशों से होते हुए पराग नलिका अंडाशय की ओर अर्थात बीजांड की ओर गति करती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे पराग नलिका की वृद्धि होती है वह अलग अलग पात्रों में वर्तिका की संरचना होती है उस पर निर्भर करती हैं। यानी आप ध्यान देंगे तो पराग नलिका की वृद्धि होगी वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है और वर्तिका की आंतरिक संरचना में अधिकांश पात्रों में वर्तिका होती है वो किस प्रकार की होती है, ठोस या बंद होती है जिसके अंदर ट्रांसमिटिंग टिश्यू भरा हुआ रहता है। इस प्रकार की वर्तिका के अंदर वर्तिकाग्र के अंदर से और वर्तिका के अंदर जो पराग नलिका की वृद्धि होगी उसमें पराग नलिका के शीर्ष से स्त्रावित पेक्टिनेज एंजाइम होगा, उस एंजाइम की सहायता से आगे की ओर बढ़ती है। जिस पेक्टिनेज एंजाइम होगा वो भित्ति के मध्य छिद्र बना देता है, भित्तियों को तोड़ देता है जिसके माध्यम से पराग नलिका धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती जाती है। दूसरा आप ध्यान देंगे कुछ पादप जैसे लीलियम एवं राई बीज के अंदर
वर्तिका होती है उसमें खोखली गुहा उपस्थित होती है, और इस खोखली गुहा के पार्श्व की परिधीय कोशिका होती है, उस परिधीय कोशिकाओं के द्वारा श्लेष्मिक पदार्थ का स्त्राव किया जाता है, और ये श्लेष्मिक पदार्थ होता है, उस श्लेष्मिक पदार्थ परागनलिका की वृद्धि को प्रेरित करता है। फिर उसके बाद में आप ध्यान देंगे ओइनोथोरा और पिटूनिया जैसे पादपों में ट्रांसमिटिंग टिश्यूज होता है, उस ट्रांसमिटिंग टिश्यू के मध्य अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं, उन अंतरकोशिकीय अवकाशों के माध्यम से परागनलिका होगी वह आगे की ओर बढ़ती हैं। अब उसके बाद में ध्यान दें कि परागनलिका की जो वृद्धि होगी वह हमेशा एक दिशीय होती है, यानी रसायनुवर्तिक वृद्धि होती है, यानी परागनलिका की वृद्धि होगी उसमें आप ध्यान देंगे तो आपको देखना है वर्तिकाग्र, वर्तिका के बाद में अंडाशय, अंडाशय के बाद में आपको ध्यान रखना है बीजांड, इनके अंदर उपस्थित रासायनिक कारक होते हैं, रसायनुवर्ती कारक होते हैं, रसायनुवर्ती कारक होते हैं, उन रसायनुवर्ती कारकों की सहायता से परागनलिका की वृद्धि होगी वह हमेशा कैसी होती है, एक दिशीय होती हैं, यानी परागनलिका की वृद्धि होगी वह कैसी होगी, एक दिशीय, अर्थात यह हमेशा किस ओर से किस ओर बढ़ेगी, तो आपको ध्यान रखना है ये हमेशा वर्तिकाग्र से बीजांड की ओर गति करती है। इन वर्तिकाग्र से बीजांड की ओर गति करती है वह किस प्रकार की गति होती है, रसायनुवर्ती, जलानुवर्ती और यांत्रिक कारकों की सहायता से ये हमेशा किस ओर गति करेगी, तो एक दिशीय गति करती है और बीजांड की ओर गति करती हैं। तो इस प्रकार से इनकी गति होती है, और रसायनुवर्ती, जलानुवर्ती एवं यांत्रिक कारकों की सहायता से होती हैं, और ये हमेशा कैसी होगी, एक दिशीय होती हैं, किस ओर होगी, बीजांड की ओर होती हैं। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान देंगे दूसरा चरण कंप्लीट हो जाएगा परागनलिका की वृद्धि, और परागनलिका की वृद्धि होती है वो आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार से अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं, और किस पर निर्भर करती है, तो वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट अगला हम देखेंगे परागनलिका की वृद्धि के बाद में वो हमें ध्यान रखना है तीसरा चरण और परागनलिका का बीजांड में प्रवेश।